जयपुर डायलॉग्स 2025 कोई साधारण सम्मेलन नहीं बल्कि बौद्धिक महाकुंभ है। यहाँ आपको मिलेंगे भारत के सबसे बड़े इंडिक और धार्मिक योद्धा। आज ही रजिस्टर कीजिए और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनिए। और हाँ, इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए हमारे क्राउड फंड में योगदान ज़रूर दें। आइए, जुड़िए, रजिस्टर कीजिए, दान कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए। आपके लिए QR स्क्रीन पर है और रजिस्ट्रेशन डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री अनुपम मिश्रा जी। और श्री अनुपम मिश्रा जी जो हैं वो आज हमको बताएंगे कि साहब ये जो चारों तरफ से गूंज आ रही है GST के बाद में हमारे राहुल गांधी जी के सिस्टम से कि साहब की सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है। आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी की निर्देशों का पालन करते रहते हैं क्या मोदी जी? नहीं, देखें, पहली बात तो संजय सर, आज मैं चूंकि अपने आप को स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूं, तो अगर फ्रेम कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा, मैं सिर्फ कैमरे पे हूं। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी के कांग्रेस के मोटे मोटे जो 3-4 ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं या फिर जो प्रोटेस्ट आ रहे हैं, पहली बात तो 11 साल में एक बात कांग्रेस पार्टी नहीं बता सकती जो उसके हिसाब से सरकार ने ठीक की हो। हम तो साहब पाकिस्तान को भी पटक के मार देते हैं, तो उस पर भी वो एतराज करते रहते हैं, ये तो GST है। अब इसमें भी वो कह रहे हैं कि साहब अब ठीक है, GST तो कांग्रेस का फॉर्मूला था, पर आपके पास हिम्मत नहीं थी कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। भाजपा ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको दिक्कत। उसके बाद आप कह रहे हैं गलत इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल बाद आप एक थर्ड टर्म में अगर GST में कुछ सुधार ला रही है, तो मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। ये तो सिर्फ ये दिखाता है कि एक सरकार अपनी जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुसार अपने अंदर बदलाव करने की क्षमता रखती है। और ये तो एक बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं कि साहब आपने टैरिफ के डर से किया है। अरे हम चलिए मानिए टैरिफ की वजह से किया है। फर्ज कीजिए कि एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के चलते, जहां दुनिया के तमाम मुल्क परेशान हैं। अगर मानिए हमने टैरिफ के चलते ही अपनी GST दरों में बदलाव किया है और जनता को राहत देने का प्रयास किया है, तो ये आरोप कैसे हो सकता है? मेरी समझ के बाहर है। अच्छा, तो ये तारीफ है? अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाई आप इसको कैसे आरोप लगा सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक टेलस्पिन में नजर आ रही है, और उसके चलते अगर अलग अलग देश अपनी अपनी देश के लोगों को राहत देने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसको आरोप कैसे बना सकते हैं? ऐसा यही तो कहा जा रहा है कि देखिए हमने आपको कहा था कि आप जो है इसको 2 स्लैब में ले आइए और आप इसको 2 स्लैब में ले आए। नहीं, फिर भी आपने आपने तो जो ये है भी वो कहा आपने तो ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान से युद्ध हार गए। हम क्या क्या मान लें आपकी? सर, थोड़ा सा मैं इसको शायद डाइग्रेशन ना समझें, इस तरह समझें कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है आज की तारीख में, ये है कि 11 साल में उन्होंने सरकार के हर कदम की सिर्फ आलोचना की है, कोई ऑल्टरनेट मॉडल नहीं दिया है। सरकार तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में बिजी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बिजी है, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में बिजी है, इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में बिजी है, सेमीकंडक्टर्स जैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस ऑल्टरनेटिव मॉडल देने की जगह सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और ज्यादा होता है तो कांग्रेस के सरकार के हर कदम को वो कह देते हैं, ट्रैश कर देते हैं कि बकवास है। तो इनकी जो सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आई कि साहब ये 11 साल में भाजपा सरकार का क्या होना चाहिए, कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं दे पाए। इन्होंने अपने आप को सिर्फ आलोचना और गालियों तक सीमित रखा है। तो इसके लिए आप मानते हैं कि साहब कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ जो
कैंपेन चली थी वो सफल नहीं हुई, आप मानते हैं? राहुल गांधी तो बता रहे हैं इतनी सफल है कि अमेरिका और चीन में भी यही नारा लग रहा था। तो मतलब आप यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड, शायद मैं कुछ मिस कर गया हूं, पर मैंने अमेरिका और चीन में नारा लगते देखा तो नहीं, वोट छोड़। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये नारा तो आप जहां लगा रहे थे वहां भी फर्जी साबित हुआ। जितने एग्जाम्पल्स आपने दिए और जितने सबूत आपने पेश किए, जितने एटम बम, हाइड्रोजन बम आपने फोड़े, वो तो कहीं उसमें तो खुद आप ही घायल नजर आए। तो आप साबित तो कुछ नहीं कर पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो थोड़ी मोड़ी गलतियां निकल के आ भी रही हैं, जैसे पवन खेड़ा उनकी पत्नियों के 2-2 कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो ये तो साहब आप समझिए कि अच्छा, पवन खेड़ा उतनी बेशर्मी से कह देते हैं कि तो चुनाव आयोग का काम था, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो चुनाव आयोग कह रहा है ठीक है साहब, अभी बिहार चुनाव हो जाने दीजिए, फिर पूरे देश में करेंगे। अब उससे भी एतराज है। नहीं, तो चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल अपनी बात स्पष्ट करके रख दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब आप जो है वो इंक्लूजन के लिए आप आए थे, पिटीशन जो लगाई गई थी वो इंक्लूजन के लिए थी, और पार्टियां जो हैं वो तो एक्सक्लूजन के लिए दे रही हैं। साहब 89 लाख की लिस्ट दे दी गई, और 89 लाख और की जो लिस्ट है वो शायद एक्सेल फॉर्मेट में दी गई है, प्रॉपर फॉर्मेट में दी नहीं गई है, तो उसको वो कंसिडर भी नहीं कर रहे। ये तो जाती है अच्छा, साहब। हाँ, कांग्रेस जो भी करे वो मान लिया जाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने पार्लियामेंट में शपथ ली है, तो दूसरी शपथ लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये भी देखें आप कि मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे इतनी हैरान है कि साहब इंक्लूजन की बात आप कर रहे हैं तो मुश्किल से 1,500 से कम लोगों ने इंक्लूजन की बात की, और वहां एक्सक्लूजन की बात हो रही। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी हैरान है कि कांग्रेस समेत सारे विपक्षी पार्टियां कर क्या रहे हैं, इनके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं, और आप लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आपका काम है लोगों का नाम जुड़वाना, लोगों की जो डबल एंट्री है उसको कटवाना, जो लोग मृत हो गए हैं उनका नाम हटवाना, जो लोग पलायन कर गए उनका नाम हटवाना। और आपने देखा कि खड़गे साहब का एक बयान बड़ा चर्चित है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप पर, आप देखें तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे एजेंटों को कुत्तों की तरह काम करना चाहिए। आप कुत्तों की तरह भौंकना चाहिए। कुत्तों की तरह भौंकना चाहिए, मतलब ये क्या, किस तरह की बातें हो रही हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि भाई आपके एजेंट्स को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, पर ये कुत्तों वाली बात कहां से ले आए खड़गे साहब? हाँ? भूत एजेंट अगर कुत्ते की तरह भौंकेगा तो लोग भाग जाएंगे वहां से, नहीं देखिए, कांग्रेस फिर वो पार्टी में आसानी से अपने वोट डलवा सकेंगे। गांधी परिवार के नीचे अध्यक्ष पद पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है साहब, क्योंकि कहने को आप अध्यक्ष होते हैं पर आपकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा कुछ होती नहीं। खड़गे साहब कई बार अपना रोना रोते हुए देखे गए। एक बार तो वीडियो पे पकड़े गए थे जब वो सुप्रिया श्रीनेत से कह रहे थे कि मुझे इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं, मुझसे नारे लगवाते हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी आते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता मुझी को धक्का देके किनारे कर देते हैं। तो आप समझिए कि इस पथ पे नहीं, उस वीडियो को मैंने ट्वीट भी किया था, मैं भेज दूंगा आपको। वो प्रियंका तो प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन भरवाने भी तो गए थे, तो उनको बाहर कर दिया था। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में बताइए किस तरह बेचारे वो बाहर से झांक रहे थे बीच बीच में। तो मतलब बहुत अजीब सी हरकतें। सोनिया गांधी उनसे उम्र में छोटे होते हुए भी छाते के नीचे खड़ी होती, उनको धूप में खड़ा कर देती हैं। और इन सब के बावजूद खड़गे साहब, जो कि सोनिया गांधी की शादी से पहले विधायक सांसद सब हो गए, विधायक मंत्री सब हो गए थे, वो संसद में खड़े होकर सोनिया जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैं आजकल आज जो कुछ भी हूँ सोनिया अम्मा की बदौलत हूँ। तो खड़गे साहब ने अपनी बेइज्जती खुद ही करा रखी है ना, और इस झल्लाट को निकाल रहे हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुत्ता कह के। वैसे भी वो फर्स्ट चॉइस तो थे नहीं, फर्स्ट चॉइस तो अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत ने उसको ठुकरा दिया। अभी इनको और मुझे लोग बताते हैं कि अशोक गहलोत आज की तारीख में अपने लोगों से कहते हैं कि देखो मैंने ठुकरा के कितना सही काम किया, खड़गे का हाल देख लो। बात तो सही है, बात तो सही है। क्योंकि इनकी हालत तो वही हो गई है जिसके लिए वो कह रहे हैं बूथ एजेंट को तुम लोग कुत्ते की तरह भौंको, और इनकी हालत भी गांधी परिवार ने वैसी ही बना रखी है। और ये जो है मतलब वो कोशिश करते रहते हैं भौंकने की, वो भी ठीक से भौंक नहीं पाते, उम्र हो गई ना। पुतले की तरह कभी इधर खड़ा कर देते हैं कभी उधर खड़ा कर देते हैं।
और इनसे अपेक्षा की जाती, ये कहो वो। अच्छा, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें खड़गे साहब खुद ही कह रहे थे सुप्रिया श्रीनेत से, और वो वीडियो पे कैच हो गई। लेकिन अब वो जो है वो जो मोदी को जो गाली वाली दी थी उसके बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छी डिफेंस दी है कि आदमी तो उन्हीं का था, भाजपा वालों का ही, और ये तो इनकी टूल किट है और ये हर बार यही करते हैं। प्रियंका गांधी भी यही कह रही हैं कि साहब कि ये तो जो है ये इन्होंने एक पूरा नाटक बना रखा है। तो यानी कि वो पूरा का पूरा मामला जो इस समय चल रहा है बिहार में, जो बिहार में आंदोलन कर रही हैं महिलाएं, तो वो तो फेल कर दिया राहुल गांधी ने। नहीं, दोनों की बातों में अंतर है, प्रियंका और खड़गे की बात में अंतर मैं बता रहा हूँ। देखिए, खड़गे कह रहे हैं वो भाजपा का आदमी था, उसमें मेरा एक छोटा सा सवाल है कि राहुल गांधी की जिस मंच पे, तेजस्वी यादव की जिस मंच पे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार नहीं चढ़ पाते, उस पर एक भाजपाई नेता कैसे चढ़ जाएगा? और वो भी अब सामने आ रहा है कि उसको बाकायदा रिहर्सल कराई गई थी पहले से। और प्रियंका गांधी ऑल टुगेदर दूसरी बात कह रही है, उन्होंने ये नहीं कह रही नाटक कर रहे हैं, वो कह रही कि बताइए भारत के प्रधानमंत्री हमारी गालियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो बेसिकली कह रही कि सब गांधी परिवार का हक है गाली देना। तुम कैसे प्रधानमंत्री जो इतनी सी बात नहीं समझे? तुमने मनमोहन सिंह से कुछ नहीं सीखा? अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है ये कि जिनको आप गाली देंगे। और वैसे भी मोदी साहब की भी भाई, उनकी मोदी की बर्दाश्त की बड़ी क्षमता है। जिस तरह की बातें सुन के भी उन्होंने सब कभी इन लोग खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और लालू यादव आज कह रहे हैं कि भाजपा पूरे बिहार की माँ बहन को गाली दे रही है। मतलब क्या, कहाँ से बेसिर पैर की बातें इन लोग शुरू कर देते हैं। तुम लोग मंच से गाली दोगे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मंच इतना सुरक्षित मंच जिससे जिसपे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोग नहीं चढ़ पाते। आपने देखा पप्पू यादव गांधी मैदान में कैसे किनारे बैठे रो रहे थे, और कन्हैया ने तो इस बार कन्हैया ने इस बार चढ़ने का प्रयास भी नहीं किया। तो उस पे कैसे कोई भाजपाई चढ़ जाएगा जो गिरफ्तार हुआ है? अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह कि जो कांग्रेसी नेता इस पूरे कार्यक्रम का इंचार्ज था, उसने वीडियो बनाकर अपनी माफी जारी की है। उसने वीडियो बना, मतलब कांग्रेसी कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, और ये कह रहे हैं साहब भाजपा के। अब इसका क्या किया जाए साहब? ये तो समय पड़ने पे शशि थरूर को भी कह देते हैं कि भाजपा के प्रभाव में, उसको क्या करें? नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि साहब जो जिसने माफी जारी की है वो भी लगता है भाजपा से मिल गया होगा, वरना ऑफिशियल लाइन तो ये है कि वो व्यक्ति जो है वो भाजपा का एजेंट था। नहीं, आप ये बताइए, जब ये अपने 4 बार के सांसद को कह सकते हैं भाजपा का एजेंट, तो वो तो एक मामूली कार्यकर्ता है। हालांकि शशि थरूर के साथ जो कर रहे हैं संजय सर, इनको केरल चुनाव में बड़ा भारी पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और मतलब केरल में आप देखिए, एक परंपरा रही है कि एक बार वामपंथी सरकार, दूसरी बार ये कांग्रेस वाली सरकार, इस बार ये परंपरा टूटी, विजयन दूसरी बार आया, और इनकी जो हरकतें हैं ना, ये तीसरी बार भी वो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि शशि थरूर के भी अपनी एक कास्ट फॉलोइंग है, और ये इनको बहुत भारी वो पड़ेगा। नायर है साहब, और नायर हाँ, कांग्रेस का वोटर है। और नायरों के बगैर का केरला पे राज करने का ख्वाब अगर ये देख रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। नायर वहां का रूलिंग क्लास है। न केवल रूलिंग क्लास है, इनका जो बेस है, हिंदुओं में जो बेस है वो नायर है, क्योंकि वो एक नायर है और दूसरे उनके वो आपके एड़वा है, तो वो एड़वा तो ज्यादातर सीपीएम की तरफ जाते हैं। नायर होलसेल जो है वो इनको वोट देता है, नायर तो और क्रिश्चियन, ये इनका बेस है वहां का। और ये शशि थरूर को जो है वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शशि थरूर ने अभी तक कास्ट कार्ड प्ले नहीं किया है, लेकिन शशि थरूर की एक बड़ी युवा वर्ग में बड़ी फॉलोइंग है, महिलाओं में बड़ी फॉलोइंग है, और वो खुद कास्ट कार्ड प्ले करें या ना करें, उनकी जाति के लोग जाहिर तौर पे उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वो कांग्रेस के वोटर भी हैं। तो ये जो शशि थरूर के साथ इन्होंने जो हरकतें की हैं, वो भी किस, मतलब आप सोचिए, पता नहीं कहाँ से किसी वेणुगोपाल को ले आया, कहा इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे।
असम में आपने गौरव गोगोई का, इनको मुख्यमंत्री, अब मतलब चुनाव आप जीत नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री आप पहले से तय करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि केरला में इनको महंगा पड़ेगा, लेकिन कहाँ महंगा नहीं पड़ेगा? जो भी इनकी हरकतें हैं, जो ये बिहार में महंगी नहीं पड़ेंगी क्या? ये इनको महंगा सिर्फ एक जगह नहीं पड़ेगा, वो पार्टी के अंदर, जहां वो 100 चुनाव हार के भी पार्टी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इनको कुछ महंगा सस्ता नहीं समझ में आता। ये भी साहब कमाल है, बड़ा राजयोग है। कभी कभी मुझको लगता है कि राहुल और प्रियंका और सोनिया, इन सबका राजयोग है साहब। चलते हैं तो 100 गाड़ी के काफले से चलते हैं, प्राइवेट हवाई जहाजों में सफर करते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बंगले मिले हुए हैं, और सब कुछ सरकार के खर्चे पर 6 पुश्तों से राज हो रहा है। 50-60 दौरे करते हैं विदेश के, कहाँ जाते हैं कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ से आते हैं कुछ बताने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात, और जहाँ भी जाते हैं एक अच्छी खासी 1000-2000 आदमियों की भीड़ भी लग जाती है उनको देखने के लिए। भाई भारत तो ऐसा देश है कि अगर जेसीबी चल रहा होता है तो 500 आदमी खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो राहुल गांधी आते हैं, तो बल्कि राहुल गांधी को लेकर बीच में बड़ा मीम भी बना था कि भीड़ को देख के राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरे कभी वोट भी दे दिया करो, अंग्रेज समझ के देखने आ जाते हो हर बार। तो मतलब जहां जाते हैं भीड़ भी लग जाती है, उनको वीआईपी वाली फीलिंग भी आती है। मतलब हर तरह की चीज है, और जिम्मेदारी एक पैसे की नहीं, करना कुछ नहीं। तो मतलब बड़ा राजयोग है साहब, इससे बड़ा राजयोग क्या होगा आप बताएं। लेकिन जन स्वराज यात्रा वाले हमारे वो कह रहे थे भाई साहब, ये गांधी मैदान में जिसकी कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी 5 लाख है, लेकिन उसमें 10 लाख तक लोग आ जाते हैं, और वो 2-3 बार ही पूरा भरी है। और लास्ट टाइम तब भरी थी जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी। तो उसका कहना है कि साहब कि वहाँ तो केवल 10,000 लोग थे। अच्छा, उसमें भी कई बहुत ढेर सारे वीडियो आ रहे हैं ऐसे लोगों के, जो लोग कह रहे हैं कि साहब हमको लाया गया था पर पैसे नहीं दिए गए। ये मैं अक्सर कहता हूं कि साहब कई चीजें, मतलब वो सुदर्शन की कहानी थी हार की जीत। मुझे कभी कभी लगता है केजरीवाल हार के भी जीत गया। उसने जो चीजें शुरू की, 3 चीजें उसने शुरू की भारतीय राजनीति में खुलकर। नंबर 1, रेवड़ी कल्चर, इतनी रेवड़ी बांट दो जिसकी कोई लिमिट नहीं। दूसरा, ये साफ झूठ बोलना, एकदम डंके की चोट पे झूठ बोलना और झूठ बोल के आगे निकल जाना। और तीसरा, ये पैसे देकर तो हमेशा से राजनीति में लोग लाए गए हैं, पर केजरीवाल ने तो इस विधा को एकदम नया आयाम दे दिया है। केजरीवाल की भीड़ में तो कमाल ही होता था साहब, वो तो इस तरह पैसे देकर लाता था, और गांधी मैदान में भी इस तरह की हरकतें नजर आई हैं। दूसरी बात ये कि देखिए राहुल गांधी के पास हारने को क्या है। राहुल गांधी के पास हारने को, हमारे यहाँ मेले में, माघ मेले में, कुंभ मेले में, प्रयागराज में एक कहावत चलती कि नागा बाबा को कौन लूट सकता है, उनके पास लूटने को क्या है। तो राहुल गांधी के पास हारने को क्या है। पर ये जो यात्रा इन्होंने निकाली, इसमें उन्होंने इतनी मुश्किल से तेजस्वी यादव ने अपनी जो एक प्रोफाइल बनाई थी उसको धूल धूसरित कर दिया। ये तो है, तो लोग कह ही रहे ना कि भाई ये तो राहुल गांधी वर्सेस मोदी का हो गया, तो इसमें तो नुकसान ही नुकसान होगा, ये तो फायदा तो इनको होना नहीं है। एक और खड़गे जी ने एक और बात कही था, बड़ी बात, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से पहले भी कई बार कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, यहाँ पर नया प्रधानमंत्री होगा, उनका आशय निश्चित रूप से राहुल गांधी से है। तो ये जो आपका इनका जो रिजीम चेंज का सपना है, वो आपके विचार से कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, सपना तो कहीं पहुंचता नहीं, सपना तो जहां रहता है वहीं रहता है, लेकिन जमीन पे कहीं तक नहीं पहुंचा है, इसको समझिए। हम सब जानते हैं, और अब जिस तरह की बातें विदेशों से आ रही हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, देखिए जब ये पीटर नेवारो ने कहा था कि भारत में ये ब्राह्मण तेल बेच रहे हैं, तो आप समझिए कि उसी समय समझ में आ गया था कि साहब नेवारो की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है भारत में, उसका डायरेक्शन होता है सोरोस के द्वारा,
और बोलते उसको ये नेवरो टाइप के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल टूल किट पूरी तरह से एक्टिवेटेड है और उसी के चलते इन लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, भाई आज तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इन लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जब भाजपा अपने आप में पूर्ण बहुमत 303 सीट लेकर आए थे तो तब भी कहते थे कि सरकार पर कंप्लीट नहीं कर पाएगी और मोदी के खिलाफ भाजपा के अंदर से विद्रोह हो जाएगा। आजकल ऑपरेशन 37 की बात कर रहे हैं कि 37 सांसद पाला बदलने वाले हैं। कुछ यूट्यूबर्स का तो धंधा ही इस तरह का चल रहा है साहब। मतलब अब तो ये देखिए मीम बनने लगे हैं किस तरह के यूट्यूबर्स के, जिन्होंने हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को कहा है कि मोदी का आखिरी फंक्शन है। हाँ, ये भी बात सही है। हर 6 महीने पे वो रिजीम चेंज कर भी देते हैं। लेकिन अभी अभी हम देख रहे हैं कि विदेशों से भी हो रहा है कि साहब ये ऑस्ट्रेलिया का एक वो कोई बंदा है जो नेटो एक्सपेंशन कमेटी का चेयरमैन है और उसने एक्स इंडिया करके एक पूरा मैप बना के भेजा है कि साहब की इंडिया जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैप्स तो बांग्लादेशी भी बना रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश का, उसका क्या किया जाए। एक मोटी सी बात है जो कि कुछ विदेशी ताकतें नहीं समझ रही हैं और कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है कि साहब भारत बांग्लादेश पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं है। यहाँ पे आप सिविल अनरेस्ट भड़काकर रेजिम चेंज के जो आपके जो डीप स्टेट का पुराना खेल होता रहा है, अभी भी आप दुनिया में अब आप देखिए इंडोनेशिया में हो रहा है, कई जगह हो रहा है। तो ये सब चीजें भारत में इस तरह संभव नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी ने तो अब जब जिसने CAA किसान आंदोलन झेल लिया, उसको आप वोट चोरी आंदोलन से डराएंगे जो अपने आप में बुरी तरह मुंह के बल पहले ही गिर चुका है। क्या बात कर रहे हैं। केवल पैसे पहले कैसे गिर चुका है साहब? कम अगेन। मुंह के बल पहले कैसे गिर चुका है? मुंह के बल इसलिए गिर चुका है ना कि इतनी बड़ी यात्रा करके राहुल गांधी ने पूरे मामले को फिजल आउट कर दिया। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की हो, खुल गई तो खाक की। ये अगर ये जो यात्रा में इनको जो रिस्पांस जिस तरह का मिला, जितना ल्यूकॉम रिस्पांस था और यात्रा में जिस तरह भीड़ इकट्ठी करने के लिए परेशान दिखे, और देखिए ये जो भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाए, ना यात्रा में कर पाए ना गांधी मैदान में कर पाए, इससे राहुल गांधी की इमेज पे एक कोई बट्टा नहीं लगा। राहुल गांधी तो जो थे वही हैं और जहां थे वही हैं। सारा मैं बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने इतना केयरफुली क्राफ्टेड इतने लंबे समय में जो एक इमेज बनाई थी तेजस्वी यादव ने, इन्होंने तेजस्वी यादव का पूरा आभा मंडल ध्वस्त कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ पाए? लालू जी तो बैठे हैं बाहर, वो समझा नहीं सकते इनको कि तुम क्या कर रहे हो, या उनकी बात नहीं मानते? अब भाई तेजस्वी यादव भी क्या करें। तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि बंदा मुस्लिम इलाकों का दौरा कर रहा है बिहार यात्रा के बहाने, वोट अधिकार यात्रा के बहाने इन्होंने टोटल अपना मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से अपना दौरा किया। तो तेजस्वी ने कहा बंदे को अकेले भेजना ठीक नहीं, हम साथ चले जाते हैं। फिर इन्होंने रास्ते में मोदी की डिग्री को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। तेजस्वी को मालूम था कि जो बैकलैश आएगा वो तेजस्वी की शिक्षा और राबड़ी की शिक्षा पे आएगा, वो भी इन्होंने किया। तो इन्होंने तो हर जगह तेजस्वी यादव, अच्छा जिनसे बाकायदा पूछा गया कि भाई तेजस्वी यादव आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल उस सवाल को टाल गए और पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। फिर आप स्टालिन जैसे आदमी को बुला लाए जो कि तेजस्वी को सफाई देना मुश्किल पड़ गया, और स्टालिन के हाथों हुए जो नुकसान था उसको उसकी झाड़ फूंक कराने के लिए तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव को बुलाना पड़ा। तो आप देखें ना कि आपने तो हर जगह तेजस्वी यादव का एकदम कैरिकेचर बना के रख दिया। और तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत ये थी कि वो मुस्लिम इलाकों का दौरा करने के लिए राहुल गांधी को अकेले जाने नहीं देना चाहते थे। और आप देखिए ना, जब से राहुल गांधी दिल्ली वापस लौटे हैं तो तेजस्वी यादव सड़क पे डांस कर रहे हैं। वो वीडियो कितना वायरल है। बहुत खुशी हुई उनकी कि राहुल गांधी चले गए। खुशी से ज्यादा राहत। लेकिन आपको ये जो जीएसटी हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट लगता है? इससे क्या अंतर पड़ेगा? देखिए साहब, मेरा अपना मानना है कि इस तरह का जो टैक्सेशन होता है इसके बारे में जितना बातें होती हैं वो सोशल मीडिया पे और अखबारों में ज्यादा होती हैं और आम आदमी तक एक इनकम टैक्स तो एक ऐसी चीज है जिससे आम आदमी सीधे प्रभावित नजर आता है।
पर जीएसटी चीजों पे बढ़ गया, घट गया, होटल में खाने पे आपका जीएसटी बढ़ गया या होटल पे खाने पे आपका जीएसटी घट गया, एयर ट्रैवल पे बढ़ गया या घट गया। लोग कितनी बार साल में एयर ट्रैवल करते हैं या महीने में कितनी बार बाहर खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज का जितना एक जिस स्केल पे इसकी चर्चा होती है उस स्केल पे ये आम आदमी को उतना प्रभावित करता नहीं। ना इसका पॉजिटिव स्टेप उतना प्रभावित करता ना नेगेटिव। नहीं तो जहां पर 28% से 5% हो गया है तो डेफिनेटली 20% का अंतर पड़ेगा तो थोड़ा बहुत तो कंपटीशन में लोग पास ऑन करेंगे ही ना, तो चीजें सस्ती तो हाँ होंगी करेंगे, ही। बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा ना ये चीजें मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट है। पर आज भी जहां पे हैवी वोटिंग हो रही है, जब आप बिहार के गांवों में जाइए तो उनको जीएसटी का आइडिया ही नहीं है। उनको जीएसटी का आइडिया ही नहीं है। और उन्हें यह समझ में आता है कि भारत सरकार ने कुछ अच्छा किया है या फिर भारत सरकार ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे हम पे बड़ा बोझ आएगा। अब ये बात यह है कि साहब कौन कितना नैरेटिव बना पाता है। अब दिक्कत ये कि जैसे पिछली बार जीएसटी लागू हुआ था, कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया कि साहब बड़े गलत तरीके से लागू हुआ, भारत की जनता को लूट लिया। उसके बाद तो भाजपा ने चुनाव पे चुनाव जीत लिए, तो वो तो आपका चला नहीं। अब तो जो हुआ है, अब तो कांग्रेस के पास ये कहने के, उनको भी कहना पड़ रहा है कि ठीक हुआ है, बस वो उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। अब आप सोचिए, इस बार तो कांग्रेस के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो कह दें ये कदम गलत है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कदम बहुत देर से है, कदम हमारे दबाव में है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यानी उस पर्टिकुलर जो चेंजेस आए उसको तो कांग्रेस भी अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर है। तो नैरेटिव कहां बना? नैरेटिव तो बन रहा है ना साहब। भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, फिर उसके बाद फिर भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, फिर उसके बाद भारत ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया। कितना बड़ा नैरेटिव है। ये भी बड़ी कमाल की बात है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दे रहे हैं, शी जिनपिंग के आगे कर दे रहे हैं, मुनीर के आगे कर दे रहे हैं, किसानों के आगे कर दे रहे हैं, राहुल गांधी के आगे कर दे रहे हैं। लेकिन चुनाव हर बार राहुल गांधी ही हारते हैं। सरेंडर हर जगह नरेंद्र मोदी करते हैं और चुनाव राहुल गांधी हारते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? इसीलिए तो कहते राहुल हैं कि वोट वोट चोरी कर लेते हैं मोदी जी। मेरा कहना है कि वोट चोरी अवश्य करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से करते हैं। वो ईवीएम से नहीं करते, वो इलेक्टोरल रोल से नहीं करते, उनके वोट चोरी करने के तरीके अलग है। देखिए, राहुल गांधी के पास जो इस समय वोट बैंक है, व्हाट हैज राहुल गांधी डन टू इंक्रीज इट? आज की तारीख में इस देश में पोलराइजेशन इतना क्लियर कट है कि जैसे कहते हैं ना, जितने लोग इस पार्टी में बाकी लोग दूसरी पार्टी में। तो अब अगर आपको जीतना है तो आपको भाजपा के पाले से लोगों को छीन कर काट कर लाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने पिछले 11 साल में ऐसा क्या किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या भाजपा को वोट देने वाले लोग भाजपा को वोट ना देकर राहुल गांधी को वोट दें। जो लोग भाजपा से बहुत, देखिए 11 साल की इनकम्बेंसी भी बहुत होती है, तो लोग भाजपा से बहुत नाराज होते हैं, मोदी से बहुत नाराज होते हैं, तो कहते हैं जाइए हम नोटा डाल देंगे। बिहार में जो लोग मोदी से नाराज हैं या भाजपा से नाराज हैं या नीतीश कुमार से नाराज हैं, वो कहते हैं प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे, नोटा डाल देंगे, प्रशांत किशोर को दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी को देने के लिए वो आदमी भी तैयार नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं ना, ही हैज नथिंग टू ऑफर। उन्होंने 11 साल में कभी ये नहीं बताया कि वो अगर मोदी ने कोई काम गलत किया है तो उसको सही कैसे करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि वो अभी एक सभा में गरज रहे थे कि मोदी ने सारे डिपार्टमेंट बेच दिए। तो उसमें किसी ने खड़े होकर पूछा कि राहुल जी, यदि आप सत्ता में आ जाएंगे तो इन डिपार्टमेंट्स का क्या वापस से राष्ट्रीयकरण हो जाएगा? तो पहले तो उनको राष्ट्रीयकरण समझ में नहीं आया। फिर एक जो महिला कंडक्ट कर रही थी, उन्होंने उनके कान में समझाया उसको। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, एक बार जो बिक गया वो बिक गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो फिर तुमको क्यों लाया जाए भाई? एक्चुअली पूरी तरह से जो सोशलिस्टिक थॉट है वो भी नहीं है, एक कंफ्यूज्ड थॉट है। राहुल गांधी को सोशलिज्म वगैरह का मायने भी नहीं पता। आप कैसी बात कर रहे हैं? जाने दीजिए। मतलब इतने लोग उनको वोट देते हैं, लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि राहुल गांधी बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है ऐसा। मतलब उनकी कोई बात, ना उनको कोई बात समझ में आती है, ना उनकी कोई बात समझ में आती है।
तो इस तरह करके जब सवाल में फंस जाते हैं तो ये ऐसे दिमाग में ऐसे कर, आई एम थिंकिंग इन माई माइंड, इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, वो एक था ना, लंदन में पकड़े गए थे उसके, हाँ, मतलब आप सोचिए एक मामूली सोचते ही रहे और सवाल, जवाब नहीं दे पाए। सोचते ही रह गए और अंत में पब्लिक ने ताली बजा दी उनके साइलेंस पर ही। राहुल ये गांधी के थोड़ा साथ सा भी जब बड़ा बुरा आप हुआ है साहब। वो जो एक आप अर्नब देखें, गोस्वामी का जो इंटरव्यू था, तब से लेकर आज तक वो हर जगह बेनकाब होते जा रहे हैं। तो बोलना बंद नहीं करते तो क्या किया जाए? मैं बार बार एक कह रहा हूं, देखिए आपने जो बात कही, मैं इस पे को पकड़ता हूँ एक बार, कि लोगों ने उनके साइलेंस पर ताली बजा दी। वस्तुतः भारतीय दर्शन में मौन भी एक वाक का एक तरीका है, बोलने का एक तरीका है मौन। तो वो मौन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया तो उनको समझ जाना चाहिए था। जैसा पुरानी कहावत है कि चुप रहें, लोगों को डाउट रहेगा, मुंह खोल के उस डाउट को खत्म ना करें। रही बात ये कि वो जो लगातार बोल रहे हैं, मेरा कहना है और मैं इसको हर चैनल पे, अपने चैनल पे कहता हूं, मैंने आपके चैनल पे भी कहा है, राहुल गांधी से मैं नरेंद्र मोदी से नहीं, वो प्रियंका गांधी से लड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर अब ये थॉट बड़ा जबरदस्त आता जा रहा है कि भैया इनके बस का नहीं है, अब चलो एक और गांधी को मौका दिया जाए। और प्रियंका गांधी को देखिए, और राहुल गांधी के साथ तमाम मौकों पे खड़ी नजर नहीं आती है, तमाम मौकों पे खड़ी नजर नहीं आती है। तो प्रियंका को भी मालूम है कि अच्छा एक चीज और है, प्रियंका कहीं ना कहीं इस बात का भी इंतजार कर रही है कि भाई नेशनल हेराल्ड का मामला कैसे आगे बढ़े और कब कब मम्मी और भैया जेल जाए और मैं पार्टी की कमान हाथ में लूं। तो राहुल गांधी, और आप जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम से बात करें, देन यू रियलाइज कि दोनों के बीच में रिश्ते किस हद तक के हैं। मतलब वो तो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में ना जाए साहब। ये तो अभी तो वो सिटीजनशिप वाला भी चल रहा है ना, वो तो लखनऊ में ही चल रहा है, वो कहाँ तक पहुंचा है? अब पता नहीं, तमाम लोगों को तो कहना है कि वो एक दिन में खत्म हो सकता है अगर भारत सरकार चाहे, लेकिन भारत सरकार अपने स्टार कैंपेनर को लूज नहीं करना चाहती। ये तो इनके खिलाफ पुराना चार्ज है। लेकिन इतना इनोसेंट नहीं है ये व्यक्ति, उतना इनोसेंट नहीं है जितना अर्नब गोस्वामी के नहीं, इंटरव्यू के एक समय सेकंड, तब इनोसेंट काफी तो स्कूलिंग बिल्कुल होती नहीं है। मैंने अज्ञानी कहा, इनोसेंट तो मैंने कभी कहा ही नहीं, है। एक दिन के लिए भी नहीं कहा। मैं हमेशा जिन लोग कहता हूं, जिनको लगता है कि राहुल गांधी इनोसेंट है, उन्हें बहुत बड़ी भूल है। वो सिर्फ अज्ञानता के मारे हैं, बाकी इरादे तो उनके बड़े खतरनाक हैं। इरादे तो खतरनाक हैं, वो बार बार दिख भी जाते हैं। वो तो पूरी तरह से देश में गृह युद्ध छिड़वा देना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं पा रहे। इस बार उन्होंने जातीय जनगणना की बात ही नहीं की पूरे बिहार के दौरे में। अब देखिए ये भी कमाल है ना, जिस मतलब जिस बिहार से जाति की जनगणना की बात शुरू हुई थी, जिस नारे को राहुल गांधी क्लेम करते थे कि मैंने तेजस्वी यादव और सबसे कैच कर लिया, छीन लिया, मैंने तो तेलंगाना में करा के दिखा दिया और मैंने कर्नाटक में करा के दिखा दिया, उस जाति जनगणना का लफ्ज ही उन्होंने नहीं निकाला बिहार यात्रा में। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप बताइए, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वो तो मिशन अकॉम्प्लिश्ड हो गया ना, तो उसको दोबारा बात करने की क्या आवश्यकता? अब मैं क्या बताऊं। मैं कभी कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन देख के लगता है कि उससे दुनिया में बहुत ढेर सारे नेताओं को जोश मिला कि इतना पागल होकर भी चुनाव जीता जा सकता है। तो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि साहब की उस स्थिति तक राहुल गांधी को पहुंचना चाहिए, अभी नहीं पहुंचे हैं क्या आपको लग रहा है? देखिए राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों में एक बात बहुत साफ है, दोनों अपने अपने परिवार और अपने अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। दोनों का अपने देश से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों को मुद्दों की समझ नहीं है और दोनों अपनी राजनीति में अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। तो अखिलेश बाबू क्या करने गए थे वहां पे, ये बता दीजिए मुझे। अखिलेश बाबू भी
2027 तक उनका समय नहीं बीत रहा है एक्चुअली। 2022 में, बल्कि छोड़िए आप, 2017 में जब चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव इतना कन्विंस थे कि वो वापस आ रहे हैं। उनको बड़ा झटका लगा था, वो तमाम चीजें जो टीवी पे कह नहीं जा सकते। फिर 2022 में वो इक्वली कन्विंस थे कि इस बार वो जीत जाएंगे, वो फिर नहीं जीते। और अब वो उनको लग रहा है कि साहब बहुत हो गया, 2027 में तो जनता हमको ले ही आएगी। तो वो समय बिताने के लिए वो कभी 18,000 एफिडेविट का दावा कर देते हैं, और कभी आपने देखा है कि बैरियर पे चले जाते हैं, कभी बिहार पहुंच जाते हैं, और बाकी समय ट्विटर पे बिताते हैं। नहीं तो अभी उत्तर प्रदेश के लिए उनकी क्या योजना है? फिर वही बात आई ना, ऑल्टरनेटिव मॉडल किसी के पास है ही नहीं, कोई योजना उनके पास है ही नहीं। वो तो रोज एक फोटो एक सांड की लगा देते थे। अंत में ओवैसी ने उसको रोका, ये कह के कि अखिलेश यादव सांड समाचार प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा कम किया। तो आप देखें ना कि उन किसी के पास एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है। आप जनता को ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी बुरा कर रहे हैं तो उनकी जगह राहुल क्या अच्छा करेंगे, या योगी बुरा कर रहे हैं तो उनकी जगह अखिलेश क्या अच्छा करेंगे। अच्छा करने के नाम पे आप सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ दो। अपराधियों को तो छोड़ा ही जाना चाहिए, अपराधी आखिरकार काम करेंगे ना उनका। ये क्या बात चल रही है कि साहब के अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का जो यादव वोट बैंक है वो बिखर रहा है? आपको इसमें कुछ तथ्य लगता है? नहीं, अभी कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में देखिए 100% वोट कभी किसी को नहीं मिलता है। हाँ, ये तो अगर बात आप, है। ये हाँ, तो 15% वो तो तो, निकाल ही दीजिए, हमेशा अलग रहता है। हाँ, तो वो तो अब कुछ लोकल कारण है, उससे हट जाते हैं, वो सब जाने दें आप। बाकी मैं इसको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि यादव वोट बैंक अभी भी अखिलेश यादव के साथ, और वो यादव ही नहीं, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक भी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि 1946 के चुनाव में जिन्ना को इतना प्रतिशत मुस्लिम वोट नहीं मिला जितना अखिलेश यादव को 2022 में मिला। कितना मिला? 92? 90-91% मिला इनको। तो फिर भी कुछ नहीं है, अखिलेश फिर भी अखिलेश 112 पे अखिलेश अटके रह गए। हाँ, फिर भी, क्योंकि इसका कारण है ना, इसके अलावा नहीं मिल रहा है। वही यादव और वही मुस्लिम तक वो सीमित रह जा रहे हैं। अब इस पर अब बार तो उन्होंने पीडीए कर एनडीए, दिया ना, अब तो पिछड़ा भी आ इस गया। बार वो पीडीए बनाकर बैठे हैं, और पीडीए बनाकर बैठे हैं, और पी से पाल होता है, सबसे पहले पूजा पाल को निकाला उन्होंने। और सिर्फ इस बात पे निकाला कि तुमने अतीक अहमद की आलोचना क्यों की। मैं इसमें कल एक बात कर रहा था, वो ये था कि मुलायम की राजनीति और अखिलेश की राजनीति में क्या अंतर है? क्या मुलायम भी मुसलमानों के इतने पिछलग्गू थे जितने अखिलेश हैं? या कि मुसलमान उनको इसलिए वोट देते थे कि उनके पास कुछ यादवों के साथ-साथ पिछड़ों का भी प्रतिशत था और उनको इतना ज़्यादा पिछलग्गू होने की आवश्यकता नहीं थी मुसलमानों की? क्या लगता है? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुलायम सिंह खुलेआम मुष्टि तुष्टिकरण करते थे, बल्कि जिस लेवल का वो जाके करते थे उतना करने में तो इस समय अखिलेश को थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है। पर हकीकत ये है कि मुलायम सिंह जिले जिले जाते थे, अखिलेश यादव लखनऊ के बाहर रात नहीं बिताते, इसको आप जान लीजिए। मुलायम सिंह तो वो आदमी थे जिन्होंने राजू पाल की हत्या के बाद आके ओपनली यहाँ मन से डिक्लेयर किया था कि अतीक अहमद गंगा मैया से ज्यादा पवित्र हैं। मुलायम सिंह तो वो आदमी थे जिन्होंने संभल के सारे मुस्लिम अपराधियों के ऊपर से मुकदमे खत्म कर दिए थे। मुलायम सिंह तो वो आदमी थे जिन्होंने मन से डिक्लेयर किया था कि मुसलमान एक डरी हुई कौम है और उसको कट्टा यानी अवैध हथियार रखने का हक है। मुलायम सिंह तो वो आदमी थे जो कि आजम खान द्वारा हिंजड़ा कहे जाने पर भी आजम खान को गले लगाते थे। इस मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण में आप मुलायम सिंह को किसी से कम ना समझे। मुलायम सिंह वो आदमी थे जो कहते थे कि मैं अयोध्या में अगर फिर मौका चले तो गोली चलवा दूं। ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यादव को अगर मुसलमान वोट दे रहा है तो इसलिए नहीं दे रहा है कि उन्होंने मुलायम सिंह जैसी बातें की हैं। अखिलेश यादव को अगर मुसलमान वोट दे रहा है तो सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि मुलायम सिंह के टाइम में भाजपा इतनी ताकतवर नहीं थी, तो मुस्लिम वोट बिखर जाता था, कुछ बसपा में भी चला जाता था, कुछ कांग्रेस में भी चला जाता था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर हो गई है कि मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि साहब हमको सिर्फ उस आदमी को वोट देना जो भाजपा को रोक सके, भले वो हमारी टोपियां पहने, भले वो हमको उस तरह
मुलायम सिंह जो थे वो पिछड़ों के काफी सारे वोट खींच लिया करते थे। भाई ये पिछड़ों के अखिलेश वोट जी उनको सिर्फ पहले चुनाव में मिला ना, पहले और दूसरे चुनाव में मिला, बाद में पिछड़ों का वोट भी उनको मिलना बंद हो गया, तभी मुलायम सिंह को कभी कोई बहुमत नहीं मिला। लोग भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह को आज तक उत्तर प्रदेश में एक बार भी बहुमत नहीं मिला। 2012 में 2012 में मिला ना। जाके उनको 2012 में मुलायम कह तो रहा 2012 में जाके आपको फाइनली बहुमत मिला, और उसके कारण एकदम अलग थे। उसके कारण एकदम, उसके पहले 5 साल मायावती का राज था और उसमें तमाम चीजें ऐसी हुई जिसके चलते सवर्णों का एक बहुत बड़ा, वो भी पिछड़ों का नहीं, सवर्णों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुलायम सिंह के साथ आया। वो सवर्णों का हिस्सा जो कि 2007 में मायावती के साथ गया था, वही सवर्णों का एक हिस्सा मुलायम सिंह के साथ 2012 में आ गया। अपने स्तर पे मुलायम सिंह कभी आप देखें कि पूरे 90 के दशक में वो मतलब 3 बार मुख्यमंत्री बने, पर एक बार भी बहुमत नहीं पाए। और जो पिछड़ों का उनको पहले समर्थन मिला था, बाद में वो एकदम घटता चला गया, क्योंकि बाकी सारे पिछड़ों ने इस बात को समझ लिया कि मुलायम सिंह में पिछड़ा मतलब यादव। जो पिछड़ों का सबसे बड़ा उनका जो मोर्चा था कुर्मियों का, वो उनको अपना दल बनते ही उनसे कट गया। उसके बाद कल्याण सिंह जैसे लोग आए, लोध, उन्होंने बड़ी संख्या में पिछड़ों को काट दिया इनसे। जी हाँ, वो बात सही है। उस बार उन्होंने ये भी तो किया था ना, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन हटा देंगे, दैट वाज मेजर पॉइंट। देखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन जो हटाने वाली बात थी, उससे तो उनको जिसे कहना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट्स मिले थे। नहीं, इसी प्रमोशन तो में सवर्णों का वोट मिला था ना उनको, इसी के हाँ, कारण। उससे तो उनको सवर्णों का वोट मिला था। सवर्णों का ही नहीं मिला था, इससे उनको पिछड़ों का भी वोट मिला था, क्योंकि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन वाली बात थी वो सिर्फ दलितों तक सीमित थी। और मुलायम सिंह ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था मैं प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध नहीं करूंगा अगर इसमें पिछड़ों को भी शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।